हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1966 और ये हम कर रहे हैं डीजेएस के लिए, यानी कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च को। तो अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज लास्ट डेट इज़ कमिंग सून। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें हमने सेक्शन 3 तक देख लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने को। तो हम डायरेक्ट आते हैं अपने सेक्शन की तरफ। तो हमारा पहला सेक्शन जो है आज के सेशन का, वो है सेक्शन नंबर 4, और ये बात कर रहा है वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि बेसिकली ये वेवर के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बात कर रहा है। ए पार्टी हु नोज दैट एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज में डेरोगेट और any requirement under the arbitration agreement has not been complied with and yet proceeds with the arbitration without stating his objection to such non-compliance without undue delay, or if a time limit is provided for stating that objection within that period of time shall be deemed to have been waived his right to so object। यानी कि आप यहाँ क्या डीम कर रहे हो, अपना राइट ऑब्जेक्ट करने का राइट जो है वो वेव कर रहे हो। यानी कि कौन कर सकता है? ए पार्टी, जो उसको पता है, उस क्या पता है कि इस पार्ट का कोई प्रोविज़न जो है जिससे पार्टी जो है ना वो डेरोगेट कर सकती है, या कोई रिक्वायरमेंट है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का जो कि कंप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, और ये प्रोसीड्स विद द आर्बिट्रेशन, यानी कि आपने कंप्लाई नहीं किया रिक्वायरमेंट इस एक्ट का, आर्बिट्रेशन एक्ट का या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, और उसके डेरोगेशन में, आप इस पार्ट के डेरोगेशन में या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के डेरोगेशन में आप क्या कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो आर्बिट्रेशन के साथ बिना कोई ऑब्जेक्शन रेस किए हुए या स्टेट किए हुए, बिना कोई ऑब्जेक्शन स्टेट किए हुए कि आपने क्यों नहीं कंप्लाई किया। ठीक है, बिना टू सच नॉन कंप्लायंस विदाउट एनी अनड्यू डिले। ठीक है, और बिना डिले का। इफ अ टाइम लिमिट इज प्रोवाइडेड फॉर स्टेटिंग दैट ऑब्जेक्शन, और अगर आपको टाइम दिया गया था वो ऑब्जेक्शन स्टेट करने का कि हाँ आप जो है स्टेट कर सकते हो ऑब्जेक्शन किसके रिगार्डिंग, कि पार्टी ने डेरोगेट किया है और आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट फॉलो नहीं किया, आपको टाइम लिमिट दिया गया था ऑब्जेक्शन रेज करने का, लेकिन फिर भी आपने रेज नहीं किया, तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि आपने वेव कर दिया है, ऑब्जेक्ट करने का राइट जो था ना अपना, वो उसको क्या कर दिया है, वेव कर दिया। वेव कर दिया मतलब अब आप जो है बाद में इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो, अब आपके पास ये राइट जो है अवेलेबल नहीं है, अब ये राइट आपकी ख़त्म हो गई, वेवर हो गया है इसका। ठीक है, तो ये था हमारा वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो टाइम लिमिट के अंदर लो, अदरवाइज आपका जो है ऑब्जेक्शन वेव हो जाएगा। और किस चीज़ के लिए? अगर आपने इस पार्ट को फॉलो नहीं किया है या तो इस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को जो है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया है, तो इन दो केसेस में। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 4। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ, जो कि बता रहा है एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशियल इंटरवेंशन का एक्सटेंट क्या होगा? तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन मैटर गवर्न बाय दिस पार्ट, नो जुडिशियल ऑथोरिटीज शैल इंटरवीन एक्सेप्ट सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। यानी कि अगर कोई जुडिशियल इंटरवेंशन होगा तो वो तभी होगा जब इस पार्ट में प्रोवाइड किया गया हो। ठीक है, और ये नॉट विस्टैंडिंग क्या बोल रहा है, कोई अदर लॉ में अगर है तो फिर उसको हम नहीं ध्यान दे, उसको फिर देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो इस पार्ट में जो प्रोवाइड किया गया उसी हिसाब से लिया जाएगा। यानी कि नो जुडिशियल अथॉरिटी शैल इंटरवीन। नॉर्मली कोई जुडिशियल अथॉरिटी जो है बीच में इंटरवीन नहीं कर सकती, यानी कि अगर आर्बिट्रेशन चल रहा है तो फिर कोई जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो बीच में जो है अड़ंगा नहीं लगाएगी, वो बीच में अपनी नहीं इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन वो कब कर सकती है? जब इस पार्ट में प्रोवाइड किया गया हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि बता रहा है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में। ये यहाँ क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, द पार्टीज or the arbitral tribunal with the consent of the parties may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सिंपल सी एकदम छोटा सा सेक्शन है जो बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में,
और यहाँ बताया जा रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, ठीक है, द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यून प्रोसीडिंग्स, पार्टीज और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पार्टीज के कंसेंट के साथ वो अरेंज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बाय सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन। यानी कि यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि अगर आप फैसिलिटेट करना चाहते हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम में फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलती है ना, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जब चलती है उसको फैसिलिटेट करने के लिए पार्टीज और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पार्टीज के कंसेंट के साथ, यानी कि सिर्फ पार्टी भी कर सकती है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी कर सकता है फैसिलिटेट, कंसेंट के साथ पार्टीज के, वो अरेंज कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस सुटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या पर्सन के द्वारा। ठीक है, कौन कौन कर सकता है, सुटेबल इंस्टीट्यूशन या पर्सन। ठीक है, किस चीज़ में कर रहा है, सिंपल कंडक्ट को फैसिलिटेट कर रहा है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की, और वो कैसे कर सकता है, या तो खुद से कर रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या पार्टीज कर रही है, या पार्टीज कंसेंट के साथ, पार्टीज के कंसेंट के साथ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कर रहा है। सिंपल सी चीज़ थी। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 7, और यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट होता है, जो कि हमें आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट चैप्टर नंबर 2। अब ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 7, अब ये समझ लो, ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये बेसिकली बात किसके बारे में कर रहा है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अब मैंने बताया था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है। बेसिकली हम पहले ये समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो होता है ये होता क्या है। तो पार्टीज जो है ना, वो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करती हैं ना, एक सेपरेट अग्रीमेंट में एंटर करती हैं जो कि आर्बिट्रेशन के बारे में डील करता है, और उसमें वो अग्री करते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दे विल रेफर टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, they will not go to court directly, they will first refer to arbitration, and if the issue is not resolved in the arbitration tribunal itself, then they will switch to court। ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्ट्स। तो ये अग्रीमेंट करती है, ये सेपरेट अग्रीमेंट भी हो सकता है, जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है ना, ये सेपरेट भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर करते हैं ना, उसके एक क्लॉज में भी ये आर्बिट्रेशन के बारे में मेंशन हो सकता है। बट ये मेंशन करना ज़रूरी है, अगर पार्टी जो है आर्बिट्रेशन के लिए जाना चाहती है तो ये मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये नहीं जा सकती हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसका जो फर्स्ट क्लॉज है ना, वो हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्लॉज बोल रहा है, इन दिस पार्ट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मीन्स एन अग्रीमेंट by the parties to submit to arbitration all or certain dispute which have arisen or which may arise between them in respect to of a defined legal relationship whether contractual or not। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है हमारी, यहाँ पे बेसिकली जो है वो बात, यानी कि इस पार्ट में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, कोई अग्रीमेंट जो कि पार्टीज करती है, और वो किस लिए करती है, ताकि वो सबमिट करे आर्बिट्रेशन और सर्टेन डिस्प्यूट विच अराइजन और मे अराइज बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का बेसिकली मीनिंग होगा जो भी अग्रीमेंट पार्टीज करती है, और वो पार्टी एग्रीमेंट में क्या सबमिट करती है कि दे विल रेफर टू आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ऑल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग या सर्टेन डिस्प्यूट के रिगार्डिंग वो कहाँ रेफ़र करेंगी, वो रेफ़र करेंगी आर्बिट्रेशन के पास। और जो अराइज कहाँ हो रहा है, उनके लीगल रिलेशनशिप में अराइज हो रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या अदरवाइज हो। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको समझाया कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग वो अग्री करते हैं कि वो ट्रेडिशनल कोर्ट में ना जाके वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 1। क्लॉज 2 बोल रहा है ना, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट अग्रीमेंट। अभी जो मैंने आपको समझाया वही बात यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो आर्बिट्रेशन का सेपरेट क्लॉज होगा एक कमर्शियल अग्रीमेंट में, या तो पूरा सेपरेट अग्रीमेंट ही होगा, दो तरह से हो सकता है। ठीक है, जो बात अभी मैंने बताई वही बात रिपीट है। अब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना ज़रूरी है, तो क्या रिक्वायरमेंट है कि राइटिंग में होना ज़रूरी है। ठीक है, शैल है तो बिल्कुल ज़रूरी है राइटिंग में होना। ठीक है,
फोर्थ क्लॉज जो है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, यानी कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो होता है ना वो राइटिंग में होता है और उसमें क्या होगा, वैसे डॉक्यूमेंट होंगे जो पार्टी साइन करेगी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विच प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ द अग्रीमेंट, यानी कि कोई भी लेटर होगा जो एक्सचेंज किया गया, टेलेक्स हो गया, टेलीग्राम हो गया और अदर मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसमें इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, ठीक है, और जो प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड ऑफ द अग्रीमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें अग्रीमेंट में होगी। फिर क्या है, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है। अब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर लास्ट लेक्चर में बताया था कि आर्बिट्रेशन में जो है ना प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है, यहाँ होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के बारे में, जो एक्सचेंज होगा इन विच एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीमेंट इज अलीज्ड बाय वन पार्टी और डिनाइड बाय द अदर पार्टी। जो हमने एविडेंस में देखा है कि एक इशू जो होता है उसको एक पार्टी क्या करती है, असर्ट करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है, वैसे इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। अब जो है क्लॉज 5, ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूट अ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड द रेफरेंस टू सच इज सच as to make that arbitration clause part of the contract, ठीक है। तो रेफरेंस जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में टू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस हो जिसमें कंटेन कर रहा हो कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है, और जो या तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सेपरेट हो, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज राइटिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है राइटिंग में है और रेफरेंस जो है उसका आर्बिट्रेशन क्लॉज का एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो वही सेम बात है यहाँ पे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या हो सकता है, या तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सेपरेटली भी हो सकता है, ये राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। और यही बातें यहाँ पे भी दोहराई गई हैं। और यहाँ पे एडिशन में क्या बोल रहा है कि एडिशन में बस इतनी सी बात हो रही है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको रेफर करा जाएगा, अग्रीमेंट में बताया जाएगा, ठीक है, कि ऐसा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो क्लॉज था सेक्शन नंबर 7, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा आप खुद से भी, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि बता रहा है पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है, ठीक है। पावर किस चीज़ का, पार्टीज को रेफर करने के लिए आर्बिट्रेशन के लिए जहाँ पे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, तो कोई जुडिशियल अथॉरिटी है before which an action is brought in the matter which is subject of an arbitration agreement shall, if a party to the arbitration agreement or any person claiming through or under him so applies not later than the date of submitting his first statement on the substance of the dispute, then notwithstanding any judgment, decree or order of the Supreme Court or any court, refer the parties to arbitration unless it finds prima facie no valid arbitration agreement exists, ठीक है। तो कोई जुडिशियल अथॉरिटी है जिसके सामने कोई एक्शन लाया जाता है किसी मैटर पे जो कि सब्जेक्ट मैटर है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, ठीक है। और अगर कोई पार्टी है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का या कोई अदर पर्सन है जो क्लेम कर रहा है उसके अंडर, वो अप्लाई करता है नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हिज फर्स्ट स्टेटमेंट की डेट से पहले या उस दिन पर उस डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, then notwithstanding any judgment, decree or order of the Supreme Court or the court refer to the party of the agreement unless it's prima facie case valid arbitration agreement exist। तो इसमें अगर हम जस्ट देखें सिंपली इसमें यही बोल रहा है कि कोई जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है, अब जिसके सामने कोई एक्शन लाया गया है किसी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग और उस सब्जेक्ट मैटर पे पार्टी ने अग्री किया था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एंटर करके कि वो फर्स्ट रेफर करेंगे आर्बिट्रेशन में, तो फिर अगर ऐसा मान देखा जाता है प्राइमा फेसी प्रूफ हो जाता है कि कोई वैलिड अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो फिर वो मैटर चला जाएगा आर्बिट्रेशन के पास, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कोई एप्लीकेशन रेफर किया गया सबसेक्शन 1 के अंदर वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ जो है ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या उसकी ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी जो है अटैच नहीं कर दी जाती है,
ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी लेकर आ जाओगे तो कोई नहीं मान लेगा जब तक आपके पास कुछ प्रूव नहीं रहेगा। तो यही बात कर रही थी। अब इसके साथ जो प्रोवाइजो क्लॉज है ना, ये क्या बात कर रहा है कि वेयर एन ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और अ सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, तो विद द पार्टी अप्लाइंग टू द रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड द सेट अग्रीमेंट और सर्टिफाइड कॉपी इज रिटेन बाय द अदर पार्टी, और ये किसके पास है, ये रिटेन कर ली गई है अदर पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो देन पार्टी जो अप्लाई कर रहा है ना, वो फाइल करेगा वैसा अप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंड पिटिशन, और प्रे करेगा कोर्ट को कि दूसरे पार्टी को आप कॉल करिए और बोलिए कि ओरिजिनल अग्रीमेंट जो है या उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है कोर्ट के सामने लाए। अब जो आदमी जो है, जो पर्सन जो है, जो लेकर जा रहा है अपनी अपील की भाई हमारा जो है ये क्लेम, ये सुन लो अब हम, बट ये जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है या इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है ये हमारे पास तो नहीं है, बट ये अदर पार्टी के पास है, तो प्लीज़ आप एक काम करिए, आप उनको कॉल करिए, वो लेकर आएंगे। तो फिर कोर्ट ऐसा कर सकती है, ठीक है, अगर उनको लगता है तो। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, नॉट विस्टैंडिंग दैट एन एप्लीकेशन हैज मेड अंडर सबसेक्शन 1 दैट द इशू इज पेंडिंग बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, arbitration may be commenced or continue and arbitral award is made, यानी कि क्या बोला जा रहा है, कोई इशू पेंडिंग है जुडिशियल अथॉरिटी के सामने और आर्बिट्रेशन उस पर अग्रीड हुआ है, तो फिर वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अंदर अग्री हुआ है तो आर्बिट्रेशन कमेंस हो सकता है और कंटिन्यू हो सकता है जब तक अवार्ड नहीं दे दिया जाए, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 8। अब नेक्स्ट सेक्शन से जो है ना अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बिकॉज सेक्शन 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेक्शन 9 को जो है हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 के रेफरेंस में, क्योंकि बोथ आर रिलेटेड सेक्शंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और अगर हेल्पफुल है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।